Hello friends, in this lecture we will learn about the Awadh state, that how it rules independently. Hello friends, so in this lecture we will learn about Awadh. ठीक है, तो इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने ये समझा था कि सारे सक्सेसर स्टेट्स के जो नवाब थे वो अपना इंडिपेंडेंट रूल इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले हैदराबाद के नवाब थे, फिर उसके बाद बंगाल। अब नाउ इस लेक्चर में हम लोग अवध के बारे में पढ़ेंगे। तो अवध वाज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट रीजनल स्टेट दैट इमर्ज्ड। ठीक है, ये भी एक वन ऑफ द रीजनल स्टेट था जो कि सक्सेसर स्टेट था। ठीक है, जिन्होंने मुगल के बाद, क्योंकि आगे के जितने भी वीक मुगल्स थे उनके बाद अपने रूल को स्टैब्लिश किया। ठीक है, और अपना ऑटोनॉमस प्रोविंशियल गवर्नर को स्टैब्लिश करके अपनी पोजीशन को हेरिडिटरी कर ली। ठीक है, तो अवध के जो नवाब थे उनका नाम था सादत खान। ठीक है, ये थे फाउंडर स्टेट ऑफ अवध। ठीक है, ये थे फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध। ओरिजिनली इनको एज अ सूबेदार की पोस्ट पे इनको अपॉइंट किया गया था अवध स्टेट में। ठीक है, बट आगे चल के ड्यू टू वीक मुगल रूलर इन्होंने खुद को एज अ नवाब डिक्लेयर कर दिया और अपनी पोजीशन भी हेरिडिटरी कर दी। इनके टाइम पे इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम में बहुत बदलाव लाए। ठीक है, चेंजेस लाए। इनकी एक खास बात थी कि जो इनकी आर्मी थी ना, आर्मी बहुत ही डिसिप्लिन और एफिशिएंट आर्मी थी। ठीक है, ये सेक्युलर नेचर के थे, यानी कि ये कई जितने भी धर्म होते हैं उनमें सेक्युलर थे। ठीक है, और ये पॉलिटिकली प्रैक्टिकल अप्रोच इनका रहता था। ठीक है, इन्होंने इनके टाइम पे जो रेबेलियस जमींदार थे ना, उसका भी इन्फ्लुएंस कम हो गया था सादत खान के टाइम पे, जिनको हम लोग बुरहान बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। ठीक है, ये एक बेसिकली इनका इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने फाउंडेशन रखी अवध स्टेट को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने में। ठीक है, इसके बाद के रूलर आते हैं सफदर जंग। ठीक है, सफदर जंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मुगल के कोर्ट में एज अ वजीर भी थे। ठीक है, ये नवाब ऑफ अवध भी थे। ठीक है, और ये नवाब ऑफ प्रयागराज भी थे। ठीक है, तो ये तीन चीज ये सिंगल पर्सन हैंड कर रहे थे सफदरजंग। ठीक है, ये बहुत ही एफिशिएंट थे। ठीक है, तो इनका ये किसके बेटे थे? ये इनके बेटे थे, सब सादत खान के बेटे थे सफदरजंग। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग रूलर माने जाते थे, तभी इनको ये 3 पोस्ट दी गई थी। ठीक है, और ये अवध को भी कंट्रोल करते थे। नाउ इनके टाइम पे क्या हुआ, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। इनके टाइम पे भी स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन आर्मी थी। ठीक है, और ये क्या है, डुअल रोल इंक्रीज द अवध पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, इनका जो डुअल रोल था, इन अब वजीर भी होना और क्या कहते हैं अवध में नवाब के रोल पे भी होना, इनका एक तरीके से पॉलिटिकली इम्पोर्टेंस बन चुका था नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, इसके बाद इनके बेटे आते हैं सुजाउद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला को हम लोग बैटल ऑफ बक्सर में भी देखेंगे, वो इन्हीं के बेटे थे, सफदरजंग के बेटे थे। और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बैटल ऑफ बक्सर में। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन थे। बैटल ऑफ बक्सर बेसिकली हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल्स क्या कहते हैं इंडियन रूलर्स के बीच में। ठीक है, इंडियन रूलर्स में सबसे पहले थे अवध। सुजाउद्दौला थे अवध से। मुगल एम्परर उस टाइम के थे शाह आलम सेकंड, वो उन्होंने इसमें पार्ट लिया था। बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। और बट ये तीनों, मतलब एक साइड ये तीनों है और एक साइड ब्रिटिश है, फिर भी ब्रिटिश आर्मी जीत गई थी। ठीक है, ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, अब आ गया सुजाउद्दौला के बाद आ गया। सुजाउद्दौला को हम लोग इसलिए याद करें क्योंकि इनके टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ठीक है, ये प्रोमिनेंट चीज़ हम लोग को याद रखनी है। ठीक है, अब आते हैं अगले नवाब जो कि थे वजीद वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह बेसिकली लास्ट नवाब थे। इन्होंने अपने टाइम पे पैट्रोनेज बहुत ही ज़्यादा वो पैट्रोनेज किया था म्यूजिक और डांस को, डांस फॉर्म जो कथक, पोइट्री एंड कल्चर। ठीक है, इन्होंने ये सब चीज़ को बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज किया था। इनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा वीक था। ठीक है, और इसी वजह से, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके ऊपर मिस गवर्नेंस का चार्ज लगा दिया था। ठीक है, इस ये भी एक कारण बनता है 1857 के रिवोल्ट में, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में अवध भी
इसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग वैसे एक आपको क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ कि लॉर्ड डलहौजी जो थे ना, उनकी एक पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ये होता था कि अगर कोई भी रूलर जिसका एक सक्सेसर नहीं है, नेचुरल सक्सेसर नहीं है, तो उसको क्या होता है, वो जो भी टेरिटरी होती है वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ जाती है, ठीक है। बट ये चीज़ ये चीज़ जो अवध में थी, अवध में तो ऐसा था नहीं, क्योंकि अवध के जो रूलर थे वाजिद अली शाह के बेटे थे, जो कि एक नेचुरल हायर थे, बिरजिस कद्र। बट जो ब्रिटिशर की जो पॉलिसी थी, उन्होंने सोचा कि अवध को कैसे कंट्रोल में लिया जाए, तो उन्होंने ये तरीका निकाला कि अवध में मिस गवर्नेंस का चार्ज लगा देते हैं। और जब मिस गवर्नेंस का चार्ज लगा दिया, तो इसकी वजह से अवध भी ब्रिटिश के कंट्रोल के अंडर आ गया, ठीक है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रिसेंटमेंट की भावना पैदा करती, क्योंकि जितने भी मोस्ट ऑफ दी जितने भी सोल्जर्स थे ना, जितने भी सोल्जर्स थे, वो मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स अवध स्टेट से आते थे, और अवध में अगर ऐसे सिचुएशन होगी तो ऑब्वियसली बात है वो सारी चीज़ें उस पर भी, सोल्जर्स पे भी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस एक आपको ओवरव्यू दिया है, क्विक ओवरव्यू। इस वजह से जब इनके साथ ऐसा हुआ, तो इनकी जो वाइफ थी बेगम हजरत महल, वो भी पार्ट लेती हैं 1857 के रिवोल्ट में, ठीक है। और प्लेड अ मेजर रोल फ्रॉम दी अवध साइड में, अवध के रीजन में इन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया था 1857 के रिवोल्ट में, और एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश एनेक्सेशन का एक सिंबल दिखाती हैं ये। इसके बाद आते हैं ब्रिजेश कद्र, जो इनके बेटे होते हैं, ठीक है। और ये डिक्लेयर कर देते हैं ड्यूरिंग 1857 के रिवोल्ट में अपने आप को एज अ नवाब, ठीक है। रेजेंसी मतलब बेगम हजरत महल के टाइम पे इन्होंने एज अ नवाब रूल किया है, लेकिन आफ्टर फेलियर ऑफ रिवोल्ट इट वाज इनटू एक्साइल, ठीक है, इनको जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस लेक्चर में हम लोग ने अवध के बारे में समझा था, ठीक है। इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग और सक्सेसर स्टेट जैसे मैसूर स्टेट्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। वो उनकी स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टीपू सुल्तान वगैरह हम लोग देखेंगे, हैदर अली देखेंगे, ठीक है। सो या दैट्स ऑल। Thank you guys. Please do like, share and subscribe for more such videos.